न्यूज 24 चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बननी तय है। कर्नाटक में जीत के बाद अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अब कांग्रेस की नजर आंध्र प्रदेश पर होगी। तेलंगाना में मतदान की कल आखिरी तारीख थी। मतदान खत्म होने के बाद ही अलग अलग चैनलों पर एग्जिट पोल जारी किए गए। टुडे चाणक्य एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है। कांग्रेस रिकॉर्ड बनाते हुए 71 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। वहीं बीआरएस 33 सीटें जीत सकती है। बीजेपी तेलंगाना में 7 सीटें जीत सकती है। बता दें कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर है। कांग्रेस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को स्टार प्रचारक बनाकर तेलंगाना में जनता के बीच सामने लाया। वहीं बीआरएस की तरफ से के चंद्रशेखर राव सहित उनके बेटे केटीआर और उनकी बेटी कविता ने धुआंधार प्रचार किया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद राजस्थान के राजनीतिक दलों के बीच में सरकार बनाने को लेकर अब कंफ्यूजन के साथ साथ कॉन्फिडेंस की स्थिति भी बनी हुई है। फिलहाल तो एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर अब राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्लान बी पर काम शुरू भी कर दिया है, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार राजस्थान में निर्दलियों और बागियों की काफी बड़ी भूमिका रहेगी। यही कारण है कि अपने समर्थक निर्दलीय और बागियों को मनाने में जुटे हैं, अपने पाले में खड़ा करने में जुटे हुए हैं। बात तो यहां तक भी सामने आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकार बनाने के लिए इन निर्दलियों और बागियों की बाड़ाबंदी कर सकती है। कांग्रेस जहां अपने लिए सबसे सुरक्षित बाड़ेबंदी की जगह को कर्नाटक मान रही है, वह बेंगलोर अपने विधायकों को ले जा सकती है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि बीजेपी हरियाणा या गुजरात में से किसी एक जगह अपने विधायकों को ले जा सकती है। देखना यही होगा कि चुनाव नतीजे क्या परिणाम लेकर आते हैं। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। बिलियन से बढ़ाकर कई ट्रिलियन तक ले जाने की आवश्यकता है। साथियों, ग्लासगो में भारत ने आइलैंड स्टेट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। भारत 13 देशों में इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ग्लासगो में ही मैंने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन आपके सामने रखा था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्टडी कहती है कि इस अप्रोच से हम 2030 तक प्रति वर्ष 2 बिलियन टन कार्बन एमिशन कम कर सकते हैं। आज मैं इस फोरम से एक और प्रो प्लैनेट, प्रोएक्टिव और पॉजिटिव इनिशिएटिव का आह्वान कर रहा हूं। यह है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव। यह कार्बन क्रेडिट की कॉमर्शियल मानसिकता से आगे बढ़कर जन भागीदारी से कार्बन सिंक बनाने का अभियान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जरूर जुड़ेंगे। साथियों, पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। मानव जाति के एक छोटे हिस्से ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ रही है। विशेषकर ग्लोबल साउथ के निवासियों को सिर्फ मेरा भला हो, ये सोच दुनिया को एक अंधेरे की तरफ ले जाएगी। इस हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहां आया है। हम में से सभी को अपने दायित्व निभाने ही होंगे। पूरी दुनिया आज हमें देख रही है। इस धरती का भविष्य हमें देख रहा है। हमें सफल होना ही होगा। वी हैव टू बी डिसिसिव
हमें संकल्प लेना होगा कि हर देश अपने लिए जो क्लाइमेट टारगेट तय कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, वो पूरा कर ही दिखाएगा। वी हैव टू वर्क इन यूनिटी। हमें संकल्प लेना होगा कि हम मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। हमें ग्लोबल कार्बन बजट में सभी विकासशील देशों को उचित शेयर देना होगा। वी हैव टू बी मोर बैलेंस। हमें यह संकल्प लेना होगा कि एडॉप्शन, मिटिगेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉस एंड डैमेज, इन सब पर संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ें। वी हैव टू बी एम्बिशियस। हमें संकल्प लेना होगा कि एनर्जी ट्रांजिशन जस्ट हो, इंक्लूसिव हो, इक्विटेबल हो। वी हैव टू बी इनोवेटिव। हमें यह संकल्प लेना होगा कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का लगातार विकास करें, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन को सशक्त करें। फ्रेंड, भारत यूएन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता मिलेगा। कल लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने का जो निर्णय लिया गया है, उससे हम सभी की उम्मीद और बड़ी है। मुझे विश्वास है यूएई की मेजबानी में ये COP 28 समिट सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मैं मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल हिज एक्सेलेंसी गुटेरेस को मुझे ये विशेष सम्मान देने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल के ऐलान और सभी राज्यों में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग का वक्त नज़दीक आ रहा है और बीजेपी खासकर 3 राज्यों में प्लान ए और प्लान बी पे काम करे, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी दोनों प्लान लेकर चल रही है। कई जगह एग्जिट पोल के अलग अलग नतीजे सामने दिख रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर थोड़ी बेचैनी भी दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी ने बड़े स्तर पर बैठक की है और तैयारी भी की है कि इन तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसी भी परिस्थिति से निपटते हुए वो सरकार बनाना चाहेगी। यानी बीजेपी का प्लान ये है कि अगर बहुमत के आधार पे वो सरकार में आते हैं, उनको संख्या मिलती है तो सरकार तो बनेगी ही, मुख्यमंत्री का फैसला बाद में होगा। लेकिन अगर बहुमत से थोड़ा नीचे रहते हैं और निर्दलियों को मिलाकर अगर सरकार बनाने की स्थिति होती है तो भी बीजेपी पीछे नहीं हटेगी और तीनों राज्य में एक एक केंद्रीय नेताओं और राज्य के नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यानी कि बीजेपी प्लान ए और प्लान बी दोनों के जरिए खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आना चाहती है और इसकी वो तैयारी भी कर रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फिलहाल मैं भी अरविंद केजरीवाल करके एक कैंपेन शुरू किया है। इसमें यह कोशिश है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कि दिल्ली सरकार के जरिए ये समझाया जाए कि जो लगातार लीकर स्कैम पर
ईडी सीबीआई शिकंजा कस रही है, उसके बाद अगर स्थिति ऐसी बनती है कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़े या ऐसे हालात बन जाते हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दिल्ली की सत्ता संभाल सकते हैं? और उसी को लेकर ये कैंपेन चलाया जा रहा है। तो करीब 2600 वार्ड में कैंपेन चलाया जाएगा, अलग अलग बूथ पर ये कैंपेन चलाया जाएगा और लगातार ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली वाले क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और किस तरीके से ये स्थिति जो बनती नजर आ रही है ईडी सीबीआई को लेकर, उसके बाद दिल्ली वालों की सोच क्या है। ये कैंपेन बड़े लेवल पे है, सिर्फ 26 जो बूथ हैं लगभग उन पर ये कैंपेन शुरू होगा शुरुआती दौर में, और उसके बाद 26 बूथ से 2600 बूथ तक का ये सफर चलेगा अगले कुछ दिन। तो साफ है कि दिल्ली वाले की स्थिति क्या है, दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, उसी हिसाब से लगातार ये कैंपेन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने की तैयारी चल रही है। 14 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने की तैयारी चल रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से इसके लिए कई धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के हर जिले के प्रमुख मंदिरों में श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। योगी सरकार का प्लान है कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी जिलों के मंदिरों में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक अनवरत रामायण और रामचरितमानस का पाठ के साथ साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ कराया जाए और इसके लिए बजट की व्यवस्था पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गन्ने की कीमत में 11 रुपए का इजाफा किया है। इसके साथ ही पंजाब में 391 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना बिकेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके बताया कि पंजाब में 11 रुपए का शुभ शगुन है। पंजाब के गन्ना किसानों के लिए 11 रुपए की कीमत बढ़ाकर शुभ संकेत दिया गया है। पंजाब में गन्ने का रेट अब 391 रुपए हो गया है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले गन्ने की कीमत को बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत में सीएम ने कहा था कि गन्ने के दाम बढ़ाने का भरोसा दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक गन्ने की कीमत को लेकर पंजाब देश का पहला राज्य है जहां पर सबसे अधिक गन्ने की जो कीमत है वो दी जा रही है 391 रुपये प्रति क्विंटल। इसके बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर गन्ने की कीमत 386 रुपये है। चंडीगढ़ से अमित पांडे, न्यूज़ 24। यूपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। दरअसल अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही मौजूद रहे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को लॉलीपॉप देकर सरकार ने बैठाया है, पिछला बजट खर्च नहीं हुआ है। अखिलेश ने कहा कि सरकार का दोहरा चरित्र सबके सामने आ गया है, यूपी कई राज्यों में पिछड़े स्थान पर है। अखिलेश ने ये भी कहा कि देश चाहता है कि जातीय जनगणना हो, बीजेपी भी यही चाहती है, लेकिन मंडल कमीशन की मूल भावना से अब सब अलग हो गए हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश अब लीक से हटकर बात करने लगे हैं। 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी और अराजकता के लिए जाना जाता था। योगी ने कहा कि हर क्षेत्र में प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बदल गया है और अब उसके सामने पहचान का कोई संकट नहीं है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 4 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार सरकार ने 18 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधायकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को स्थापन करने वाले विधेयक भी शामिल हैं। प्रवासी कश्मीरियों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीट की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रावधान है। सरकार ने सत्र के दौरान विधेयकों के अलावा 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच की चर्चा और मतदान के वास्ते सूचीबद्ध किया है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। लिहाजा विपक्ष की तरफ से संसद का शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार होने की उम्मीद बताई जा रही है। कैमरामैन नितिन के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है।
सीबीआई के अधिकारी पश्चिम बंगाल में 7 जगहों पे छापेमारी कर रहे हैं और कई ऐसे अहम दस्तावेज जुगाड़ने में जुट चुके हैं जो शिक्षा जगत के घोटाले से जो दस्तावेज है उसे सीबीआई के अधिकारी उसे हासिल करना चाहते हैं। इसी के तहत पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में यहाँ पे जफीकुल इस्लाम जो टीएमसी पार्टी के विधायक हैं उनके घर पे अभियान चलाया गया, तलाशी चलाया गया और वहां पे सीबीआई के अधिकारियों को 2 बैग से ज्यादा अहम दस्तावेज जो शिक्षा जगत के भर्ती से जुड़े हुए मिला है। तो वही कह सकते हैं उनके घर से बेडरूम से उनके 24 लाख रुपया मिला है और उनके बाथरूम से 8 लाख रुपया बरामद किया गया है। और भी आने वाले समय में सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे जो लोग हैं जो शिक्षा जगत के घोटाले में जुटे हैं उनके घर पे भी सीबीआई का छापेमारी हो सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, मुर्शिदाबाद। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि आज से वो अपने महाराष्ट्र दौरे का 4था चरण शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत जालना जिले से होगी। जालना जिले में आज एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, यानी पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। इस बीच सरकार की तरफ से जो सर्वे किया जा रहा था, यानी कि जो मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देने का काम चल रहा था वो भी चल रहा है, लेकिन इस बीच ओबीसी समाज भी इसको लेकर नाराज है। इसलिए सरकार की मुश्किल बढ़ी हुई है। ऐसे में जरांगे पाटिल के शक्ति प्रदर्शन से सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार ने 24 दिसंबर तक का समय मांगा है, यानी कि अब समय नजदीक आ रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। क्या महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में जुटी है? सवाल इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट ने गरीब मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई और कौशल विकास के लिए इस बार 500 करोड़ का फंड मंजूर किया है, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। इसके पहले 30 करोड़ का फंड मंजूर किया गया था, यानी ये जो फंड इस बार मंजूर किया गया है वो 18 गुना ज्यादा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, उस पर अमल नहीं करती है। वहीं सरकार का कहना है कि अब तक के इतिहास में पहली बार है कि इतना बड़ा फंड दिया गया है। हर साल की बात करें तो 30 करोड़ के लगभग का फंड दिया जाता था, लेकिन अब ये पहली बार है कि इतना बड़ा फंड दिया गया है। हालांकि अगर क्रेडिट की बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोग, कुछ लोग अजित पवार को इसका क्रेडिट देते रहे हैं और कुछ लोग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा इलाके में फोर्सेस के साथ मुठभेड़ के दौरान लश्कर ए तैयबा का एक मिलिटेंट मारा गया है और इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि कल दोपहर के आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि आरिहाल जो पुलवामा का एक गांव है यहाँ पर कुछ मिलिटेंटों को देखा गया है और इस सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस गांव को घेरने के बाद बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया और कई घंटों तक तलाशी अभियान के बाद यहां छुपे मिलिटेंट का फोर्सेस के साथ आमना सामना हुआ। मिलिटेंट ने फोर्सेस के ऊपर फायर खोला, जिसके बाद इस इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ और कल देर रात जो है एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा का ये स्थानीय मिलिटेंट यहां पर मारा गया। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना दिवस को लेकर आज एक संवाददाता सम्मेलन किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने 10 क्षेत्रीय भाषाओं में नौसेना इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया। साथ ही पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर क्षमताओं में वृद्धि तक उन्होंने बात की। हरिकुमार ने कहा कि हमारी इकाइयां हिंद महासागर क्षेत्र और उससे परे हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए तैनात है। नौसेना भविष्य में होने वाली किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। उन्होंने अग्निवीर को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि अग्निवीर के पहले बैच ने इस साल मार्च में आईएनएस चिल्का से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाज में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर की नियुक्ति की है, जो कि गर्व की बात है। आपको बता दें कि एडमिरल आर हरिकुमार ने यह कहा है कि साल 2047 तक भारतीय नौसेना पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी मेक इन इंडिया के तहत बने तमाम हथियार, तमाम एयरक्राफ्ट जो है मेक इन इंडिया के तहत बनकर तैयार हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी समुद्र के खारा पानी को मीठा करने वाले प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही टेंडर जारी करेगी। बीएमसी यह टेंडर दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में जारी करेगी। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लिए बीएमसी की ओर से कुल 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जो टारगेट बीएमसी की ओर से रखा गया है वो 3.5 साल रखा गया है। बीएमसी का यह प्रोजेक्ट मुंबई के मालवनी इलाके में स्थित मनोरी द्वीप में 12 हेक्टेयर में लगाया जाएगा। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी की माने तो मुंबई में कई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ आने वाले समय में पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम फिलहाल मुंबई की बात कर लें तो मुंबई को कुल उसके आसपास के जिलों के से जो है 7 तालाबों से पानी की आपूर्ति की जाती है और इन तालाबों से रोजाना मुंबई को 3,850 MLD पानी जो है मिलता है। मुंबई का जो पानी है आपूर्ति है वो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर करता है। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में एक बार फिर से पकड़ुआ विवाह का मामला सामने आया है। हाल ही में बीपीएससी परीक्षा पास कर टीचर बने एक युवक को कुछ लोगों ने उसके स्कूल से ही किडनैप कर लिया और बंदूक के नोक पर जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। बताया जा रहा है कि पूरे फिल्मी अंदाज में 5 से 6 लोग स्कॉर्पियो लेकर स्कूल के क्लासरूम में पहुंचे और गौतम को मारते पीटते अगवा कर लिए। मामला हाजीपुर जिले के रेपुरा मध्य विद्यालय का है। टीचर के गायब होते ही परिजनों ने तुरंत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने गौतम को महनार थाना क्षेत्र से बरामद किया तो उसके साथ उसकी नई नवेली दुल्हन भी मौजूद थी। आपको बता दें कि 5 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने पकड़ुआ विवाह के 16 साल पुराने मामले में अपना फैसला सुनाया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई लड़के से जबरदस्ती लड़की को सिंदूर लगाया जाता है तो वह मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं मानी जाएगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में रिकॉर्ड संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन शिक्षकों की बहाली के साथ ही अब शिक्षा विभाग उनके लिए रोज नए नए फरमान जारी कर रहा है। शिक्षकों में छुट्टियों का कैलेंडर जारी हुआ और उसके विरोध में कई शिक्षकों ने अपनी बातें भी रखी, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके अनुसार कोई भी शिक्षक किसी संगठन से नहीं जुड़ सकता है, किसी संगठन का मेंबर नहीं बन सकता और यही नहीं, वो सोशल मीडिया पर भी कोई बात अगर लिखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 100 से ज़्यादा शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही एक मामले में पूर्व एमएलसी का पेंशन बंद कर दिया गया है। इसलिए दलील दी गई है कि उन्होंने जो पढ़ाने के दौरान वो कई संगठनों से जुड़े हुए थे और यही वजह है कि सीपीआई के इस एमएलसी का पेंशन बंद कर दिया गया है। और पेंशन बंद होने के बाद अब शिक्षा विभाग के खिलाफ जो पार्षद जो एमएलसी हैं वो अब धरना पे बैठने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। नशीली सिरप से 5 युवकों की मौत के बाद में राज्य भर में पुलिस कर रही है छापेमारी। खेड़ा जिले में नशीली सिरप के सेवन से 5 युवकों की संदिग्ध मौत के बाद अब पुलिस महकमा हरकत में आ गया है और आयुर्वेदिक सिरप के नाम पर नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल देव दिवाली की रात बिलोदरा गांव में मांडवी यानी कि देवी मां के गरबा का कार्यक्रम था। माता जी के मांडवी गरबा के अवसर पर बिलोदरा और बागड़ू गाँव के नागरिक बड़ी संख्या में एकत्र हुए। रात के दौरान कुछ युवाओं ने मेघ सावा नाम का आयुर्वेदिक सिरप पीने की खबर सामने आई, जिसके बाद 5 युवकों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक 5 में से 3 लोगों की मौत सिरप पीने से हुई है, जबकि 2 अन्य युवकों की मौत को लेकर जांच चल रही है। इस मामले में अब तक कुल 8 को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी में शराबबंदी नहीं करेगी सरकार, सत्र के दौरान सरकार ने दिया जवाब। सपा विधायक स्वामी ओमवेज और अभय सिंह ने शराबबंदी का मुद्दा उठाया। प्रदेश में शराब बिक्री के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे नाबालिगों को शराब नहीं मिले। तो वहीं सपा विधायक अभय सिंह ने लखनऊ में समिट बिल्डिंग में संचालित बार नाबालिग युवक युवतियों को शराब पिलाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राजधानी में आबकारी विभाग की अनदेखी के कारण मर्यादा शर्मसार हो रही है। उन्होंने विधायकों की एक कमेटी बना करके समिट बिल्डिंग में निरीक्षण करने का मुद्दा उठाया। सदन में इन सब मुद्दों का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करती है कि 21 वर्ष से कम आयु वाले युवकों को शराब नहीं बेची जाए। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी नहीं की जाएगी। शराबबंदी से प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी बढ़ेगी और राजस्व कम मिलने से विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। वहीं आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ये भी कहा कि योगी सरकार 2.0 के दौरान
अवैध शराब से एक भी मौत नहीं हुई है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। भारतीय टीम का साउथ अफ्रीका दौरे के लिए ऐलान हो चुका है और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तानों का चयन यहां पर किया गया है। टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा बने रहेंगे, हालांकि बीसीसीआई ने उनसे कहा था कि क्या वो वनडे और टी20 की कप्तानी जारी रखेंगे, उस पर अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही व्हाइट बॉल क्रिकेट से आराम मांगा है, इसीलिए वनडे में कप्तान रहेंगे केएल राहुल और टी20 में कप्तान रहेंगे सूर्य कुमार यादव। यानी साउथ अफ्रीका दौरे पर, जो कि 10 दिसंबर से शुरू होने वाला है, 10 दिसंबर को पहला मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद जनवरी में आखिरी टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस दौरान 3 अलग अलग कप्तान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा टेस्ट की कप्तानी करते नजर आएंगे, केएल राहुल वनडे की और सूर्य कुमार यादव टी20 क्रिकेट की आपको यहाँ पर कप्तानी करते नजर आएंगे। देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह का यहाँ पर समन्वय देखने को मिलता है तीनों कप्तानों के बीच में, क्योंकि 3 फॉर्मेट है, 3 कप्तान है, लेकिन कोचिंग स्टाफ सेम रहेगा। राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बने रहेंगे।